नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता। लेकिन वहाँ भी असफल रही और अंत में वह खीज अपने मन पर भी ना उतार कर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना है। वह खीज उतरी तुम पर। चंदन ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुराकर बोली, ना ऐसे मत देखो, यह मत समझो कि अपने आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगी। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा, यह भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुश रहूँगी, सबल रहूँगी और सशक्त रहूँगी, और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूँगी। लेकिन एक बात बताओ चंदा, मैंने ब्याह कर लिया और वहाँ सुखी ना रह पाई, फिर और उन्हें वह भावना उपासना ना दे पाई और फिर तुम्हें दुख हुआ तब? चंदन ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ और उसे तुम मुझे वापस दे देती हो तो कोई बहुत ऊंची बात नहीं हुई। अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ भी दिया है उसे तुम उन सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वह पति ही क्यों ना हो। तुम्हारे मन के अक्षय स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे यह सामर्थ्य दी कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हें वह स्नेह दूं जो कभी घटे ही ना। जितना बांटो उतना बढ़े, और इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष क्या हो सकता है। और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा कि तुम उसकी जिंदगी में ऐसे लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहाँ तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो यह देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है, मैं तुमसे इस विश्वास की भीख मांगता हूँ। छी, मुझसे बड़े हो चंदर, ऐसे बात नहीं कहते। लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ कि मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य की किरणों से ही जिसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी, समझे? समझा, पगली कहीं की। थोड़ी देर चंदर चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पांव से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत देखो कैसी निकल आई है, और बैसाख को कुल 4 रोज रह गए। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वे लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा ले आ। बिनती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। और घास पर बैठकर वह बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना, जो कहोगे वह हम करते जाएंगे। हाँ, हम जानते हैं, चंदन ने कहा और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई थी और दिन भर की उड़ी हुई धूल अब बहुत कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे और उन पर अरुणाई झलक रही थी। एक दुरंगी पतंग बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी। चंदर का मन भारी था, हालांकि जो तूफान परसों उठा था वह खत्म हो गया था, लेकिन चंदर का मन अभी मरा मरा हुआ सा था। वह चुपचाप लेटा रहा। बिनती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो चंदर? कोई बात नहीं। फिर बोलते क्यों नहीं? देखा बिनती, अभी अभी क्या कह रहे थे
और अब देखो इन्हें, सुधा बोली। हम अभी बताते हैं इन्हें, बिनती बोली और गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के ऊपर फेंक दिया। चंदर चौंक कर उठा और बिगड़ कर बोला, यह क्या बदतमीजी है, अपनी दीदी को यह सब दुलार दिखाया। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिनती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन का बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंदर को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाख पुनी के एक दिन पहले से ही बिनती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। यह बात तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिनती ने चंदर के बहुत से कागज बुहार कर फेंक दिए थे और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों को छींटों से तर कर दिया था। उसके बदले में चंदन ने बिनती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो, तुम्हें देखने थोड़ी ही आ रही हैं हमारी सास। बैसाखी पुनी की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लीवा लाने गए थे। चंदर बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2-3 दिन उसे बहुत दब ढक कर रहना होगा। अब बाहर नहीं घूम सकती थी क्योंकि जाने कैसे और कब उसकी सास आ जाएं और देख लें। बुआ उसे समझा गई थी और उसने एक गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिनती कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही थी और महाराजिन ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। सुधा चुपके से आई, केवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही है। जब देखा कि कोई नहीं है तो आकर चुपके से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदन ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना, ऐसे ही रहे ना, देखा तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम। हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लोने दो, फिर उनके सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रुंध गया और आंख छलछला आई। छी सुधा, चंदन ने कहा। अच्छा, नहीं नहीं। और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी कार का भोंपू सुनाई पड़ा और सुधा भागी। अरे, ये तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोटिको में आकर रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का, और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे, सुधा बोली। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बंटी अब मसूरी चला गया है, वहाँ से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार से चोट लग गई है, मैं तो आज जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिएगा। चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना, पम्मी ने कहा। जब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूँगा, चंदन ने कहा। अच्छा, विदा, पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे, इनमें आंसुओं का स्वाद है, अभी रोई थी क्या? सुधा झेंप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर, तुम खत जरूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह बीते। और पम्मी चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिनती ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर गया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वे ठिगने से, गोरे से, गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदर ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया। यह हमारे शिष्य और लड़की, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री
चंद्र कुमार कपूर और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री शंकरलाल मिश्रा। अब तो नहा ले शंकरी, फिर चाय ठंडाई जही, बुआ ने आकर कहा। आज बुआ ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वह खुश थी क्योंकि बिनती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका, चाय में पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे जरा स्वराज्य भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर से मुस्कुराते हुए कहा। यह तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए भी और कुछ रुके नहीं, डॉक्टर शुक्ला बोले। हाँ, मैं खुद रुकना चाहता था, लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिनती ने लाकर थाली रखा। चंदा ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। उन्होंने हंसकर बोले, भाई, ये लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यहीं कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत के है, ये तो किरस्तान है, हमरी धर्म बिगाड़ीन हिया आए के। बुआ जी बोली। बुआ जी ने ही यह शादी तय कराई थी, लड़का बताया था और दूर के रिश्ते से वे कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंदर की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंदन ने तकल्लुफ करते हुए कहा। अजीबा, मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लग रही गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा, खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी? अरे राम, कहाँ, वो तो हमार छोरी है बिनती, पहचान तो ने, पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखे हो बे, बुआ जी ने बोले। शंकर बाबू कैलाश से काफी बड़े थे, लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब, लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूँगा और ज़्यादा तड़क भड़क की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया और वो उठकर चली गई। थोड़ी देर में सुधा आई, सादी सफ़ेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए दरवाजे पर आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज़ सुने रोटी चंदर के आगे रखकर बोले, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी है लड़की, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश की बिल्कुल योग्य लड़की है। यह तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मेरी मरी, तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतर्जातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया, तो तुहरे अभिन कौन बेस हो गई? तुम्हें काहे नहीं बहुरिया ले अयो? सुधी के अकेले मन न लगी, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूं या जाने दीजिए, आइए बातें करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी भी। चंदर को तो कैलाश से भी ज़्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक की नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी की होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, घर के जमींदार हैं।
कैलाश बरेली में पढ़ता है। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वह मजदूरों को लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर पर रखने की अपने साथ रखेगा, क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है, सुधा को राजनीतिक क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई और उसने चंदर को बुलाया। चंदर बाहर गया तो बिनती ने कहा, दीदी पूछ रही है ये कितने देर में जाएंगी? क्यों? कह रही हैं अब चंदर को याद थोड़ी ही है कि सुधा भी इसी घर में है, उन्हीं से बातें कर रहे हैं। चंदर हंस दिया और कुछ नहीं कहा। बिनती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहूँगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है इनकी। बिनती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और ब्याह करने के बाद की शिक्षा अपने पम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंदर झेंप गया। पाजी कहीं की, बहुत बेशरम हो गई है, पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था। तुमने और दीदी ने ही तो किया बेशरम, हम क्या करें? पहले हम कितना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुराकर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, यह माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिएगा। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, यह बात आपको हमारी माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह संभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट ना होगा, शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले। हम लोग रीति रस्म के तो कायल हैं नहीं। आप जितना चाहें रीति रस्म अपने मन से कर सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा, शाम को अगवानी और विवाह कर दें। दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले, हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं, और फिर लड़की की बुआ तो यह कभी भी नहीं स्वीकार करेंगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसीलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत सादा विवाह होगा, तभी वह राजी हुआ। इसीलिए इसे आप मान ही लें। फिर विवाह के बाद तो जिंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए। रहा कम समय का तो शुभस्य शीघ्रम। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊं, आपका काम कर दूं। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रही। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआजी और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआजी ने माला हाथ में ली, उसे उलट पुलट कर देखा और बोली, एक ऊ आए रहे जूताखोर। एक ठो कागज थमाया कि चले गए और एक गहरी सांस लेके चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया, उसके हाथ में वह माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदर, डॉक्टर साहब और बुआजी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छानुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दिया जाए। यह भी तय हुआ कि बुआजी गांव जाकर अनाज, घी, बड़ियाँ और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाएं और 15 दिन के अंदर लौट आएं। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, यह सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया गया कि चूँकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्तोरां को दे दिया जाए।
इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई और चंदन ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम छोड़ी है। चंदर बोला। बुआ और बिनती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा कि सुधा पलंग पर बैठी सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही है और सामने वह माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसीलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसीलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंदन ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ असवार लिखे हों जो गेसु ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंदन ने बिनती की ओर देखा और कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ में कर नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी हमें भूल मत जाना, समझी? बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा, चंदन ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छिड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा, सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों पर फिसल ही आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो, फिर यह आंसू क्यों? छी, और यह माला सामने रखे क्या कर रही हो? चंदन ने बहलाया। माला तो दीदी इसीलिए सामने रखी थी कि बतलाऊं, बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने? रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी थी। वह उसे दांत से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। सो यह माला सामने रखकर देख रही थी, इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप गिलहरी कहीं की, सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिक कर बैठ गई। आज गेसु नहीं है, मुझे गेसु की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसीलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफे उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे की आखिर होश है क्यों, या तुम ही किसी के हो ना सके, या कोई तुम्हारा हो ना सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मुझे भी हमारा हो ना सकी, तूफा भी हमारा हो ना सका। वाह, यह पंक्ति बहुत अच्छी है, चंदन ने कहा। आज गेसु होती तो बहुत सी बातें करते। सुधा बोली, देखो चंदर, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था। क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे, तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूँगी, पापा को समझा लूँगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी और पापा को भी जीत कर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई और महीने भर बाद मेरी सुधा